नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज डे वाइज सीरीज़ में हम लोग जो रिवर सिस्टम कर रहे थे उसी को कंप्लीट करेंगे। इसमें हम लोग हिमालयन रिवर सिस्टम पढ़ रहे थे, जिसमें गंगा रिवर सिस्टम और हमने इंडस का ड्रेनेज पैटर्न समझ लिया था। आज हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र कंप्लीट करेंगे। तो जो भी बच्चे न्यू हैं इस चैनल पर, ये डे वाइज सीरीज़ डेली दोपहर 1 बजे आती है, जिसमें आप जीएस अपनी कंप्लीट कर सकते हो। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जीएस का सेक्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके साथ साथ रात को 9 बजे आर 2023 के लिए टॉप 1000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज चल रही है। तो प्लेलिस्ट अवेलेबल है इस चैनल पर, आप विजिट करेंगे आपको मिल जाएगी। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 2 नदियाँ पढ़ ली थी। 2 मेन रिवर में गंगा रिवर सिस्टम पढ़ा हमने और इंडस रिवर सिस्टम पढ़ा। आज पढ़ने वाले हैं ब्रह्मपुत्र नदी का तंत्र। विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट है। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर वहाँ से होता है। तो इसका उद्गम हो गया चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। यहाँ से यह पूर्व दिशा में अनुदैर्ध्य रूप में बहती हुई दक्षिणी तिब्बत के शुष्क व समतल मैदान में लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी तय करती है और जहाँ पर इसे सांगपो नाम से जाना जाता है। तो पहले इसका नाम क्या हो जाएगा? सांगपो। तिब्बत में रागोंग सांगपो इसके दाहिने तट पर एक प्रमुख सहायक नदी है, आकर मिलती है और हिमालय के गिरिपद में यह शिशंग या दिसंग के नाम से निकलती है। अरुणाचल प्रदेश में सादिया कस्बे के पश्चिम में यह नदी भारत में प्रवेश करती है। दक्षिण पश्चिम दिशा में बहते हुए इसके बाएं तट पर इसकी प्रमुख सहायक नदी है दिबांग या फिर सिकांग और लोहित इससे आकर के मिलती हैं और इसके बाद यह नदी ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। बांग्लादेश में इसे जमुना कहते हैं और तीस्ता नदी इसके दाहिने किनारे पर मिलती है। तो जब तिब्बत से निकलती है तब इसको सांगपो नाम से जानते हैं। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। आगे बढ़ेगी फिर इसको ब्रह्मपुत्र नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र के बाद इसको जमुना बोलते हैं। अंत में ये पद्मा से मिलेगी और आगे इसका नाम पद्मा हो जाएगा और लास्ट में मेघना नदी से मिलती है। फिर इसका नाम क्या हो जाएगा? मेघना। जब गंगा से संगम हो जाता है उसके बाद नाम में परिवर्तन होता है। सुबनसिरी जिसका उद्गम तिब्बत में है, ये एक तरह की पूर्ववर्ती नदी है। ब्रह्मपुत्र धुबरी के पास बांग्लादेश में प्रवेश करती है और दक्षिण की ओर बहती है। जब ये बांग्लादेश में एंटर करेगी तब इसका देखेंगे जो इसकी दिशा है वो दक्षिण की ओर हो जाएगी। बांग्लादेश में तीस्ता इसके दाहिने किनारे पर मिलती है। तो याद रखना है दाएं तट से और बाएं तट से कौन कौन सी नदियां आकर के मिल रही हैं। तो ये आपको सहायक नदियों के बारे में याद रखना है, जहाँ से इस नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है और अंत में पद्मा नदी मिल जाती है और ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ देखेंगे, इसमें जयमोली है, तीस्ता है, कामेंग है, सुबनसिरी है, धनसिरी है, दिहांग, दिशांग, संकोस, लोहित, ये सारी इसकी सहायक नदियाँ हैं। बराक नदी मणिपुर पहाड़ी से निकलकर मिजोरम तथा असम से बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। फिर असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी गुम्फिल जलमार्ग बनाती है, जिसके कारण कुछ नदी द्वीप भी मिल जाते हैं। इससे निर्माण होता है नदी द्वीपों का और इनमें विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीपीय तंत्र है माजुली, ये पूछा भी गया है, प्रश्न याद रखिएगा, इसमें शामिल है। ठीक है, तो माजुली द्वीप का निर्माण हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से। फिर देखिए तिब्बत पठार, जिसे चेंगतांग और क्वाघाई तिब्बत पठार के नाम से भी जाना जाता है, समुद्र तल से औसतन 4500 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। इसे विश्व की छत कहते हैं, द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले इस पठार से निकलने वाली नदियां हैं। कौन कौन सी? यांगत्जी नदी है, हुआंगहो, सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र। उसके साथ साथ मेकांग और साल्वी नदी भी यहीं से इनका उद्गम होता है। तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी, मेकांग नदियाँ अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं और ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश से पूर्व एक यूटर्न लेती है। यह यूटर्न भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण होता है। अब आपको ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़ी भारत की नदी घाटी परियोजनाएं याद रखनी है। जैसे कि पहली है रंगा नदी जल विद्युत परियोजना, यह है अरुणाचल प्रदेश में। तो रंगा नदी जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में, इसके साथ साथ पाकी जल विद्युत परियोजना ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। असम में कोपली जल विद्युत परियोजना है। नागालैंड में दोमांग है, दोमांग जल विद्युत परियोजना। मणिपुर में 2 हैं, लोकटक और तिपाईमुख। मिजोरम में देखिए थालेश्वरी है और तुईबाई है, 2 ये याद रखनी है। और सिक्किम में रंगीत जल विद्युत परियोजना याद रखनी है। तो ये हो गई जल विद्युत परियोजनाएं। अब देखिए मैंने आपको बताया हिमालयन रिवर सिस्टम पढ़ना, उसके साथ साथ पेनिनसुलर रिवर सिस्टम पढ़ना होता है। तो ये दूसरा क्लासिफिकेशन है जिसमें हम लोग प्रायद्वीपीय प्रवाह तंत्र पढ़ेंगे।
इसमें हम पढ़ेंगे, देखिए जैसे कि भारत का ये प्रायद्वीपीय वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, और ये है अरेबियन सी, ठीक है, अरब सागर। तो कुछ नदियाँ अपना जल अरब सागर में गिराती हैं, ठीक है, तो ये हो गई पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियाँ। लेकिन कुछ रिवर आप देखेंगे पूर्व की तरफ, ज़्यादातर नदियाँ पूर्व की तरफ ही ढाल है, तो इधर ही प्रवाहित होती हैं, इसलिए इनको पूर्व की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियाँ या फिर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराने वाली नदियाँ कहते हैं। ये है यहाँ पर पश्चिमी घाट, और ज़्यादातर नदियों का जो उद्गम है मेनली आप देखेंगे पश्चिमी घाट से ही होता है, जिसे सह्याद्री नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरीके से दो तरह से अलग क्लासिफिकेशन कर देते हैं रिवर्स का, रिवर सिस्टम का। इसी तरह एक एक करके पढ़ेंगे। जो पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने वाली मेन दो रिवर है, इसमें नर्मदा और तापी है। ये दो बड़ी रिवर्स हैं, इनके साथ साथ छोटी और भी रिवर हैं, उनको हम आगे पढ़ेंगे, जैसे जुआरी, मांडवी, लूनी, साबरमती, ये सारी हैं। लेकिन मेनली आपको नर्मदा और तापी हर हाल में याद रखना है, नहीं भूलना है। इसके अलावा गोदावरी, महानदी, कावेरी, ब्राह्मणी, कृष्णा, पेन्नार, ये सारी किधर होंगी? ये सारी बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। तो चलिए एक एक करके हम इन सारी रिवर्स को पढ़ेंगे। तो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र हिमालयी अपवाह तंत्र से पुराना है। नर्मदा और तापी को छोड़कर अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में निकलने वाली नदियाँ देखेंगे आप, चंबल, सिंध, बेतवा, केन और सोन हैं। ये नदियाँ गंगा नदी तंत्र का अंग हैं, न कि प्रायद्वीपीय भाग का। प्रायद्वीप की अन्य प्रमुख नदी तंत्र में महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी हैं। प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता ये है कि ये सुनिश्चित मार्ग पर चलती हैं, विसर्प नहीं बनाती हैं और ये बारहमासी नहीं हैं। यद्यपि भ्रंश घाटियों में बहने वाली नर्मदा और तापी इसका अपवाद है। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में हम सबसे पहले पढ़ेंगे महानदी के बारे में। यह छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के निकट से निकलती है और उड़ीसा से बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है। इसके निचले मार्ग में नौ संचालन भी होता है और इस नदी की अपवाह द्रोणी का 53% भाग एमपी और छत्तीसगढ़ में और 47% जो भाग है वो उड़ीसा राज्य में विस्तृत है। सेकेंड है गोदावरी। यह सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है और इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। इसकी सहायक नदियाँ याद रखना है। इसकी सहायक नदी है पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा। अब इसकी जो सहायक नदियाँ हैं महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों से होकर बहती है। इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। गोदावरी नदी एक वृहद डेल्टा का भी निर्माण करती है। कृष्णा पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। तो सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी है, उसके बाद कौन सी है? कृष्णा है, जो सह्याद्री में महाबलेश्वर के निकट से निकलती है। इसकी कुल लंबाई कितनी? 1401 किलोमीटर है। और कोयना, तुंगभद्रा और भीमा ये इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हो जाएंगी। थर्ड है कावेरी, इसको दक्षिण की गंगा नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखेंगे, अब आप लोग कंफ्यूज होंगे, देखिए गोदावरी दक्षिण गंगा है और दक्षिण की गंगा जब बोला जाएगा तब कावेरी याद रखना है। ये दोनों फैक्ट्स आपको इसी तरह याद कर लेने हैं। कर्नाटक के कोगाड़ू जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से कावेरी निकलती है। इसकी लंबाई देखेंगे तो 800 किलोमीटर है। और प्रायद्वीप की जो अन्य नदियां हैं इनकी अपेक्षा कम उतार चढ़ाव के साथ यह नदी लगभग पूरे साल बहती है, क्योंकि इसके ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून गर्मी से और निम्न क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी मानसून सर्दी से वर्षा होती है। तो इसमें बारिश का पानी आता है दक्षिण पश्चिम मानसून से गर्मी में, और जब उत्तर पूर्वी मानसून आता है सर्दी में तब इसमें बारिश होती है और इसमें पानी क्या है, इसका प्रवाह बना रहेगा। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ आप देखेंगे काबिनी है, भवानी है और अमरावती है। नर्मदा नदी अमरकंटक पहाड़ के पश्चिमी पास से निकलती है, लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई से। दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी में बहती है और संगमरमर की चट्टानों में खूबसूरत ये महाखंड का निर्माण भी करती है। जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात बनाती है। लगभग 1312 किलोमीटर दूरी तक बहने के बाद यह भड़ौच के दक्षिण में अरब सागर में अपना जल गिराती है और 27 किलोमीटर लंबा ज्वार नदमुख बनाती है। सरदार सरोवर परियोजना इसी नदी पर बनाई गई है। पहली चीज़ तो याद रखिए, जो पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती नदियाँ वो ज्वार नदमुख या फिर ऐशुरी निर्माण करती हैं, और जो पूर्व की तरफ प्रवाहित होती हैं जिनका जल बंगाल की खाड़ी में गिरता है वहाँ पर डेल्टा का निर्माण होता है। देखिए, जो पश्चिम की तरफ प्रवाहित हो रही नदियाँ ये काफ़ी ऊंचाई से गिरती हैं, इसलिए क्या करती हैं? ज्वार नदमुख बनाती हैं।
लेकिन जो आप पूर्व की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियाँ देखेंगे, ये विसर्पण करते हुए जब अपने मुहाने तक पहुँचती हैं तो वहाँ पर पहुँचने के बाद ये बहुत सारी मिट्टी गाद बहाकर लेकर के इकट्ठा करती रहती हैं, तो वहाँ पर डेल्टा का निर्माण होगा। जैसे कृष्णा, गोदावरी, महानदी, ये सारी जो नदियाँ हैं इधर पूर्व की तरफ प्रवाहित होने वाली, ये सारी क्या करेंगी, डेल्टा का निर्माण करेंगी। पर हमने नर्मदा के बारे में क्या पढ़ा कि ज्वार नदमुख बनाती है, और सरदार सरोवर परियोजना आपको याद रखना है इसी पर है, धुआंधार जलप्रपात भी इसी पर है। तापी भी पश्चिम दिशा में बहने वाली अन्य महत्वपूर्ण नदी है, और ये एमपी में बैतूल जिले से मुल्ताई से निकलती है, ठीक है, इसको याद रखना है। फिर अरावली के पश्चिम में लूनी राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। यह पुष्कर के समीप दो धाराओं सरस्वती और सागरमती के रूप में उत्पन्न होती है, जो गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिल जाती है। पश्चिम की तरफ बहने वाली और छोटी नदियां देखेंगे तो इसमें सेतरूनीजी एक नदी है जो कि अमरावली जिले में डलकहवा से निकलती है। दूसरी भद्रा, ये राजकोट जिले के अनियाली गांव से निकलती है। अगली है ढाढर नदी, ये पंचमहल जिले के घंटार गांव से निकलती है। साबरमती और माही गुजरात की ये दो प्रसिद्ध नदियां हैं। अगली देखिए वैतरणा नदी, ये निकलती है त्रियंबक पहाड़ियों से 670 मीटर की ऊंचाई से। कालिंदी नदी बेलगांव जिले से निकलकर करवाड़ की खाड़ी में गिरती है। फिर है बेत्ती नदी, ये हुबली धारवाड़ से निकलती है और 161 किलोमीटर लंबा मार्ग तय करती है। नेक्स्ट है शरावती, ये पश्चिम की ओर बहने वाली कर्नाटक की अन्य महत्वपूर्ण नदी है, और शरावती कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकलती है। और केरल की सबसे बड़ी नदी है भरतपुझा, ये अन्नामलाई पहाड़ियों से निकलती है, इसे पोनानी नाम से भी जानते हैं। और पेरियार केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। केरल की अन्य उल्लेखनीय नदी में देखिए पांबा है जो वेम्बनाथ झील में गिरती है। तो ये पश्चिम की छोटी छोटी नदियां हैं जिनके नाम आपको पता होने चाहिए कि पश्चिम की तरह और कौन कौन सी ये नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ अपना जल गिरा रही हैं या लेकर के जा रही हैं। तो पूर्व की ओर बहने वाली जो छोटी नदियां हैं उसमें आप देखेंगे स्वर्ण रेखा है, वैतरणी है, ब्राह्मणी है, वामसधारा है, पेनार है, पालार है, वैगई है, ये सारी क्या हो जाएंगी, पूर्व की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं। अब देखिए प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व की तरफ बहने वाली नदियों का अगर उत्तर से दक्षिण का क्रम देखें तो सबसे पहले सुवर्ण रेखा है, महानदी है, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वेंगई है। इस तरीके से आपको इनका उत्तर से दक्षिण में क्रम याद रखना है। सुवर्ण रेखा नदी सबसे उत्तरी भाग में और वेंगई नदी सबसे दक्षिण भाग में प्रवाहित होती है। अब बात करेंगे कावेरी नदी की। भारत की ऐतिहासिक नदियों में से इसे देखिए ये हिंदू पवित्र मानते हैं, इसलिए इसका एक ऐतिहासिक महत्व है कावेरी नदी का। और इसकी उत्पत्ति कर्नाटक की पश्चिमी घाट श्रेणियों से होता है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से, जो कि कोडगु जिले में स्थित है। सोन नदी, नर्मदा नदी और महानदी, इन तीनों का उद्गम एक ही जगह है, अमरकंटक का पहाड़। नेक्स्ट है तेल नदी, ये महानदी की सहायक नदी है। यह नदी मात्र 8 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है और यह उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदी है। महानदी की अन्य सहायक नदियों में शिवनाथ है, जोंक है, हसदों है, ईब है, मांड है, ये सारी महानदी की सहायक नदी हैं। साबरमती और ताप्ती, इन नदी के घाटों पर जल की कमी रहती है। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां पंबार है, भवानी है और काबिनी है। एमपी से नर्मदा, ताप्ती और माही ये पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और अरब सागर में जल गिराती हैं। गोदावरी नदी के बारे में बात करें तो भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसके बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा था, 1465 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। इसकी सहायक नदियों में प्राणहिता, वर्धा, बाणगंगा, मानेर, इंद्रावती, सबरी, मंजिरा, पूर्णा, प्रवरा, मूला और दूधना, ये सारी इसकी सहायक नदियां हैं। पेन्नार और वंशधारा, ये भी क्या है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। तो हमने पेन्नार और वंशधारा को भी देखा। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के साथ साथ पेनिनसुलर रिवर सिस्टम भी देखा, जिसमें ईस्ट फ्लोइंग रिवर और वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ये दोनों देखी। अभी ये रिवर्स कंप्लीट नहीं हुई हैं, इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अभी और कवर करने हैं, और नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूँगी कि आपको एक मैप के जरिए से सारी रिवर पहले समझा दूँ, फिर कंप्लीट करा दूँगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। और ऐसे ही और टॉपिक के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।